नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता। दिल सिर्फ एक अंग नहीं है, ये रिश्तों का नाम है। और जब दिल कमजोर पड़ने लगता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे भी इन दिनों झारखंड के दिल की धड़कन थोड़ी तेज चल रही है। थोड़ा कहना गलत होगा, बहुत तेज चल रही है। और ऐसे भी अगर आंकड़ों को देखें तो भारतीय पश्चिम देशों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय रोगों से ग्रसित होने लगते हैं। झारखंड की भी बात करें तो यहाँ युवाओं और बुजुर्गों में हार्ट अटैक के मामले जो बढ़ रहे हैं वो हम सभी के लिए चिंता का विषय है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो एक जन जागरूकता पहल है जिसका उद्देश्य है लोगों को दिल से जुड़े रोगों के बारे में शिक्षित और सचेत करना। आंकड़ों की माने तो हर 33 सेकंड में एक भारतीय की मौत हार्ट अटैक से होती है। इसीलिए भारत की सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो इनिशिएटिव की शुरुआत 2018 में की गई। तब से लेकर अब तक लाखों लोगों ने इस अभियान को सराहा, हजारों लोग हमारे साथ इस अभियान में जुड़े। इसी को देखते हुए हर रविवार दोपहर टेलीविजन पर देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होते हैं और हमें बताते हैं किस तरह से हृदय रोगों के लक्षण को हम पहचानें, बचाव करें और साथ ही साथ कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल से हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं। यहाँ पर देश और झारखंड के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे साथ है। आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित कुमार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर साकेत कुमार। बहुत बहुत स्वागत आपका भी करते हैं डॉक्टर। साथ ही हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मुनेश्वर कुमार का। स्वागत है आपका भी डॉक्टर। बातचीत के इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर रोहित कुमार मेरा आपसे है। झारखंड की अगर हम बात करें, खास तौर पे जो ग्रामीण इलाके हैं, खूंटी हुआ, गुमला हुआ, वहां की अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि अब वहां भी हार्ट अटैक के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। एक जो जुमला हम बचपन से सुनते आ रहे थे डॉक्टर की, हार्ट अटैक ये अमीरों की बीमारी है, क्या ये अब गलत साबित होता जा रहा है? साथ ही साथ डॉक्टर, जो ग्रामीण स्तर पर आशा कार्यकर्ताएं हैं या फिर परिवार के ही जो लोग हैं, उनके लिए शुरुआती लक्षणों को पहचानना क्यों जरूरी है? जी, जैसा आपने कहा, ये जुमला बस एक जुमला रह गया है कि ये हार्ट की बीमारी सिर्फ अमीरों की बीमारी है। आज के दौर में हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड के जो ग्रामीण इलाके हैं, जहां हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, खूंटी हो गया, चाईबासा हो गया, ऐसे जगहों से भी पेशेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। और इसके पीछे कुछ एक वजहें बहुत प्रोमिनेंट है। एक तो है खान पान में बदलाव। आज के डेट में प्रोसेस्ड फूड एंड खाने में मिलावट की कोई हमें जानकारी भी नहीं होती है। एंड प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, इस टाइप के चीज़ों की अवेलेबिलिटी ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गई है। साथ ही साथ तनाव हर क्षेत्र में है, ग्रामीणों में भी है। और बुरी आदतें जैसे तंबाकू या नशे का सेवन, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहे हैं पहले के बनिस्बत। और साथ ही साथ जो खेती बाड़ी में, जो कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर होता है, उसमें भी मशीनों की अवेलेबिलिटी से जो शारीरिक परिश्रम हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे युवाओं में कम होता जा रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के ही क्यों ना हो। ऐसे में अब ये बीमारी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। और ऐसे स्थिति में जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, जो सरकार की जो हेल्थ स्कीम्स हैं और जो ग्रामीण लोग हैं, उनके बीच जो एक कनेक्ट का काम करती है, या फिर घर परिवार के लोग, उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ताकि उसकी वो जल्द से जल्द पहचान कर सकें। क्योंकि अब ये बीमारी जो है सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रह गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको पहचानना बहुत ज़रूरी हो गया है। डॉक्टर साकेत कुमार, अगला सवाल आपसे है। जानना हम ये चाहेंगे कि क्या ऐसे कोई मेडिकल टेस्ट है जिनसे हम जान सके कि हमारा दिल हेल्दी है या नहीं? साथ ही डॉक्टर, कोई इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में आप जरूर बताइए। मान लीजिए अचानक किसी को दिल का दौरा पड़े, कैसे हम उनकी जान बचा सकते हैं? बहुत सारे मेडिकल टेस्ट हैं जिनसे हम हार्ट डिजीज का जो फ्यूचर रिस्क है उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर टेस्ट देखें तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल, जो लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। कोलेस्ट्रॉल में 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि LDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि HDL है, थर्ड है ट्राइग्लिसराइड। अभी कुछ एडवांस जो हमारा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं तो उसमें एक लाइपोप्रोटीन ए आता है और एपोलाइपोप्रोटीन बी आता है।
लाइपोप्रोटीन ये आपका एक जो जेनेटिक रिस्क है उसको प्रेडिक्ट करता है, जो फैमिलियल रिस्क है और फ्यूचर इवेंट्स होने का रिस्क क्या है। सिमिलरली एपोबी के साथ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन देखा गया है फ्यूचर स्ट्रोक होने का और वो होने का। सेकेंड जो हमारा एक बहुत अभी रिसेंट बहुत एक अच्छा टेस्ट है जिससे हम लोग एसिम्टोमेटिक लोगों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सिटी कैल्शियम स्कोरिंग। सिटी कैल्शियम स्कोरिंग एक नॉन इन्वेसिव मेथड है और इससे हम लोग जो हार्ट की जो नसों में कैल्शियम है या फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग प्लाक्स बोलते हैं उसको, तो उसका एक स्कोरिंग सिस्टम होता है क्वांटिफाई करने के लिए कितना वो उसका वॉल्यूम है। तो अगर कोई भी प्लाक स्कोरिंग अगर 0 होता है तो बहुत लो रिस्क है। एनीथिंग मोर देन 0 और अगर मोर देन 300 या मोर देन 400 होता है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है वो करने का। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन या फिर हाई HSCRP जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बॉडी में इन्फ्लेमेशंस को डिनोट करता है और एक इनडायरेक्ट मार्कर है फ्यूचर जो भी एडवर्स इवेंट होने का, उसका एक इनडायरेक्ट मार्कर है। एक जो कॉमन टेस्ट हम लोग करते हैं HbA1c, ये क्यूमुलेटिव जो भी रिस्क है शुगर कंट्रोल का 3 मंथ 4 मंथ्स का शुगर कंट्रोल का एक क्यूमुलेटिव रिस्क है। HbA1c अगर वैल्यू आपका डिरेंज्ड है तो रिस्क ज़्यादा है कि आपका फ्यूचर इवेंट्स होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरिन का टेस्ट है, थोड़ा सा मतलब अनकॉमन सा है। यूरिन में प्रोटीन अगर आ रहा है, यूरिन एल्बुमिन अगर आ रहा है तो वो भी एक फ्यूचर रिस्क को प्रेडिक्ट करता है। तो ये सब जो टेस्ट हैं, किसी भी मरीज़ को हार्ट अटैक हो गया है, सिम्टम्स लोग भी डिस्कस करेंगे जो भी सिम्टम्स हैं, तो इमिडिएटली आपको मेडिसिन्स तो हैं बट आपको एटलीस्ट एस्प्रिन रखना है घर में। और यूजुअली जो आती है 75 mg की मेडिसिन आती है या फिर 81 mg की, 4 टैबलेट उसका एक साथ में आपको ले लेना है। और एक सॉर्बिट्रेट की गोली आप घर में रख सकते हैं जिसको विदाउट आप जब तक आप मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंचे या फिर जब तक मेडिकल टीम अराइव नहीं करती है तब तक आप 4 गोली एस्प्रिन की और एक सॉर्बिट्रेट की मेडिसिन आप साथ में रख सकते हैं। और जिससे है कि काफ़ी हद तक जो कॉम्प्लिकेशंस है या फिर जो क्लॉट बनना स्टार्ट हुआ है उसको इमीडिएटली इमरजेंसी में हमारे पास थोड़ा सा टाइम बाई किया जा सकता है। डॉक्टर मुनेश्वर कुमार, अगला सवाल आपसे और खास तौर पे झारखंड की जो महिलाएं हैं उनसे जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं महिलाओं में थकान ज्यादा हो रही है, इसके अलावा जबड़े में दर्द बना हुआ है या फिर बहुत ज्यादा जी मचल रहा है, उल्टी आ रही है, लेकिन आमतौर पर वो मान लेती है कि ये या तो गैस से उपजी हुई समस्या है या फिर जो एक रूटीन का स्ट्रेस बना हुआ है उसकी वजह से है। तो क्या महिलाओं में जो हार्ट अटैक के लक्षण हैं या हृदय से जुड़े जो दूसरे रोग हैं उनके जो लक्षण हैं वो अलग तरह से प्रकट होते हैं? साथ ही डॉक्टर इस पर भी आप जरूर हमें बताइए कि क्यों जो महिला मरीज है वो अस्पताल पहुंचने में देरी कर देती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि महिलाओं में सिम्टम्स थोड़े अलग टाइप के आते हैं। जो टिपिकल सिम्टम्स एंजाइना के बोलते हैं या हार्ट अटैक के, उसमें पेशेंट्स इस तरह के बताएंगे कि छाती में सिंगल पॉइंट पे नहीं बताएंगे, सिंगल पॉइंट पे होने से मस्कुलर पेन ज़्यादा हम लोग डिटेक्ट करते हैं। टिपिकल सिम्टम्स जो होते हैं इस तरह से हाथ फैला करके बताएंगे, जो चलने पे बढ़ेगा, दोनों हाथ में भी पेन आ सकता है, बैक में भी आ सकता है, ये टिपिकल सिम्टम्स है। बट जो महिलाएं हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये टिपिकल सिम्टम्स आते हैं जिसके कारण कि बीमारी पकड़ में नहीं आती हैं। उसमें गैस बनना बहुत ज़्यादा उस तरह का कंप्लेंट्स कर सकते हैं, चलने पे बहुत जल्दी थक जाना, सांस फूलना या जबड़े में दर्द आना, छाती में दर्द आने के बजाय सिर्फ हाथों में दर्द आना, ये सब एटिपिकल सिम्टम्स हैं जो बहुत बार इग्नोर कर देते हैं और ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं महिलाओं में। सो इन सिम्टम्स को अनदेखी नहीं करना है। जो महिलाओं में इलाज में देरी का कारण एक ये तो है कि सिम्टम्स आइडेंटिफाई नहीं करें जिसके कारण वो लोग लेट से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दूसरा ये है कि लोगों का ऐसा जनरली मानना होता है कि महिलाओं में हार्ट अटैक कम होते हैं, उसके कारण लोग इग्नोर कर देते हैं कि शायद गैस बन रहा होगा या कुछ दूसरे कारण से थकावट आ रहा होगा। तीसरा है कि महिलाएं ज़्यादातर दूसरे सदस्य हैं वो अपने पर ध्यान बेसिकली कम देते हैं उस चक्कर में। तो ये सब कारण है जिसके कारण कि महिलाएं अक्सर लेट से पहुंचते हैं और फिर जो हार्ट अटैक के कारण जो डैमेज हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा होते हैं उन लोगों में। डॉक्टर रोहित कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ये जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ये होते हैं, सीने में दर्द हो रहा है लेकिन लोग इसे इग्नोर करते हैं, घरेलू नुस्खे करते हैं, अस्पताल पहुंचने में देरी कर देते हैं। ऐसे में गोल्डन आवर, गोल्डन पीरियड, ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? और साथ ही साथ डॉक्टर आप हमें ये भी बताइए, एक मरीज जिसे दिल का दौरा पड़ा है, अगर उन्हें अस्पताल पहुंचाने में 2-3 घंटे की देरी हो जाती है
तो क्या फिर भी व्यक्ति को बचाया जा सकता है या काफी नुकसान हो चुका होता है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये गोल्डन आवर जो हम बात करते हैं हार्ट अटैक में, ये सिम्टम्स के शुरुआत होने के पहले 12 से 24 घंटे को हम लोग मोटे तौर पर गिनते हैं। अब अगर आप 2 मिनट के लिए हार्ट अटैक समझें क्या होती है, तो आप समझ सकेंगे कि ये गोल्डन आवर क्यों इम्पॉर्टेंट है। हार्ट अटैक में सिम्टम्स ऑनसेट होता है या तो सडन चेस्ट पेन अचानक से बढ़ जाए, या पुराना चेस्ट पेन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या सांस की तकलीफ बढ़ जाए। ऐसे में आप पास के हॉस्पिटल जाते हैं। डिले नहीं करना चाहिए वैसे तो, बट जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपकी पकड़ में आती है ईसीजी वगैरह टेस्ट से कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक में हार्ट को जो ब्लड सप्लाई मिलती है, उसके लिए जो 3 नलियाँ या कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उनमें सडन कोई ब्लॉकेज जब डेवलप हो जाता है तो उसे हार्ट अटैक बोला जाता है। इसे आप मोटे तौर पे ऐसे ले सकते हैं कि 3 गंगा समान नदियां हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई देती हैं, और अगर गंगा नदी में अचानक ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट के उन आश्रित हिस्सों पर सूखा का खतरा पड़ेगा, और हार्ट की मांसपेशियां सूखे की स्थिति यानी कि ब्लड सप्लाई नहीं मिलने पे 20 मिनट्स के अंडर डैमेज होना चालू हो जाती है, और ये डैमेज आने वाले 12 से 24 घंटे में पूरी की पूरी हो जाती है, और उसके बाद हमारे पास बचाने के लिए हार्ट की मांसपेशियां नहीं रहती है। और ये सीधी सी बात है कि जितनी हार्ट की मांसपेशियों में डैमेज पहुंचेगी, उतनी ज़्यादा हार्ट अटैक के बाद कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट फेलियर या सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना बढ़ती जाएगी। वैसे में हम ये तो नहीं कर सकते कि हम समय में पीछे चले जाएं, लेकिन एक बार डैमेज चालू हुआ है तो हम गोल्डन पीरियड यानी पहले 12 से 24 घंटे में जल्द से जल्द एंजियोग्राफी, दवाइयाँ और ज़रूरत पड़ने पर एंजियोप्लास्टी यानी स्टेंट ऑपरेशन के माध्यम से उन बंद पड़ी नसों को खोल सकते हैं, जिससे कि खून की आवाजाही वापस से चालू हो जाए, और जो हिस्से अभी भी हार्ट के बचे हैं उन्हें बचा लिया जाए और डैमेज को कम से कम किया जाए। जितना ज़्यादा डैमेज होगा, जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे, उतना ही ज़्यादा हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ती जाएगी, और कई बार लोग 2-3 घंटे क्या 2-2 दिन भी लेट कर देते हैं, और वैसे में स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि फिर हमारे पास भी उन्हें आश्वासन के अलावे बहुत ज़्यादा कुछ देने के लिए नहीं रह जाता है, और बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। तो बिल्कुल इस मामले में लोगों को सजग होना चाहिए। डॉक्टर साकेत कुमार, आपसे जानना चाहेंगे बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, इनमें क्या फर्क है, और कब सर्जरी की सलाह दी जाती है और कब लगता है कि स्टेंट डलने से काम चल जाएगा? एंजियोप्लास्टी एक मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग हाथ या पैर की नसों के द्वारा हार्ट में जाते हैं और एक बैलून या गुब्बारे से रास्ते को क्लियर कर कर एक स्टेंट लगाते हैं। स्टेंट एक मेटल का स्प्रिंग आप बोल सकते हैं, जो कि ब्लड वेसल को पैटेंट रखने में हेल्प करता है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है, 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। पेशेंट को किसी भी टाइप का एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है, और पेशेंट 1-2 दिन में हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। बाईपास सर्जरी एक मेजर सर्जरी होता है, जिसमें चेस्ट को ओपन करना होता है, और हम लोग पैर या हाथ की नसों से ग्राफ्ट लेकर उसको कनेक्ट करते हैं। पर्पस दोनों एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी का एक ही है, हम लोग को फ्लो रिस्टोर करना है संभव। बट बाईपास प्रोसेस में ऑलमोस्ट हमारा 3 या 4 डेज़ का आईसीयू स्टे होता है, ऑलमोस्ट 7 डेज पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है। तो एंजियोप्लास्टी एक लेस इन्वेसिव है, जो पेरी प्रोसीजरल रिस्क है, सर्जरी के दौरान वाले रिस्क हैं वो सब कम होते हैं। बाईपास सर्जरी में रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो कहाँ पे हम लोग को एंजियोप्लास्टी करना है, कहाँ पे बाईपास सर्जरी करना है, एक मोटा मोटी आप समझे तो कोई भी इमरजेंसी कंडीशन, जैसा कि गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट दिया, किसी को अगर हार्ट अटैक होता है, अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होता है, एक्यूट हार्ट अटैक होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप कैथ लैब में ले जाएँ, स्टेंट डालें और जो भी नस बंद है उसको ओपन कर दें, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बाईपास किन मरीजों को प्रीफर करते हैं हम लोग? अगर ब्लॉकेज का पैटर्न बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, या फिर जो 3 नस बताएंगे, अगर मोर देन 1 या 2, 1-2 या 2 से नस में से ज़्यादा में ब्लॉकेज हो, पेशेंट का एज कम हो, सर्जरी का रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं हो, या फिर डायबिटिक पॉपुलेशन हो, हमें पता है कि इसका रिकवरी अच्छा होगा, एनेस्थीसिया है या फिर और भी जो आईसीयू स्टे है, अगर सर्जिकल रिस्क कम हो तो वहाँ पे हम लोग यूजुअली बाईपास सर्जरी के लिए प्रीफर करते हैं। साइमल्टेनियसली अगर हमारा सर्जिकल रिस्क अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेज नहीं है, साथ में रिस्क ऑफ अगर जो पेरी प्रोसीजरल रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है, तो वहाँ पे हम लोग एंजियोप्लास्टी प्रीफर करते हैं। दोनों एंजियोप्लास्टी और बाईपास अभी दोनों टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही हैं। पहले जहाँ पे यूजुअली कैल्शियम देखते हैं हम लोग, कैल्शियम स्कोरिंग कैसा है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा अगर होता था तो बाईपास प्रीफर करते थे। बट अभी एंजियोप्लास्टी की भी टेक्निक इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही है, बहुत अच्छे स्टेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कैल्शियम जो तोड़ने का टूल्स है हमारे पास बहुत अच्छे आ रहे हैं। इमेजिंग आ रहा है, जो हम लोग जो नसों के अंदर आईबस और ओसीटी के थ्रू जो हम लोग इमेजिंग कर सकते हैं। तो एंजियोप्लास्टी का भी रिजल्ट अभी बहुत अच्छा है,
कोई भी हाई रिस्क केसेस में जो पहले हम लोग बाईपास के लिए प्रीफर करते थे, अब एंजियोप्लास्टी का भी रिजल्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियसली बाईपास सर्जरी भी इवॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं केवल एंजियोप्लास्टी ही इवॉल्व कर रहा है। अभी हमारे पास मिनिमली इन्वेसिव बाईपास सर्जरी है, रोबोटिक बाईपास सर्जरी है। तो दोनों टेक्निक्स बहुत अच्छे से इवॉल्व कर रही है, दोनों का अपना प्रोज एंड कॉन्स है। किन मरीज को बाईपास करना है, किन को एंजियोप्लास्टी करना है, उसमें पेशेंट का भी रोल बहुत ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो एक कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, एक कार्डियक सर्जन्स हो गए, और तीसरा जो है वो पेशेंट हो गया। तो तीनों को मिला के एक हर्ट टीम हम लोग बोलते हैं। तो एक हर्ट टीम का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट नहीं चाहते कि हम बाईपास सर्जरी करें, एंजियोप्लास्टी प्रेफर करें, तो पेशेंट का ओपिनियन भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ये हर्ट टीम डिसीजन है। कार्डियोलॉजिस्ट अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, सर्जन्स अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, सिमिलरली पेशेंट का प्रेफरेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एक हर्ट टीम डिस्कशन है, पेशेंट का जो रिस्क प्रोफाइल है और लॉन्ग टर्म आउटकम है, सभी चीज़ों को देख के हम लोग डिसीजन लेते हैं कि वो बाईपास या फिर एंजियोप्लास्टी कौन सा ऑप्शन बेहतर है। स्टेंट से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल डॉक्टर मुनीश्वर आपसे हम पूछना चाहेंगे। सवाल ये है कि स्टेंट को लेकर लोगों के जहन में ढेर सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं हम कहें। कई बार उनको लगता है कि एक बार स्टेंट डल गया तो बस अब हम एक सामान्य जिंदगी नहीं जी सकते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर ये भी जानना चाहेंगे, खास तौर पर अगर स्टेंट डल जाए उसके बाद वो कौन सी बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिन पेशेंट्स के स्टेंट लगे हुए हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सामान्य ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। जिसका हार्ट का डैमेज कम हुआ है वो बिल्कुल ही पता ही नहीं चलेगा कि उसको कुछ स्टेंट कभी लगे हैं। और कुछ लोगों का जिसका बहुत ज़्यादा मेजर हार्ट अटैक है, कुछ डैमेज हो चुके हैं, तो कुछ कमज़ोरी उनमें रह जाती हैं कि चलने में थोड़ा सा थक जाना या पाँव में सूजन आना, चलने में सांस फूलना। बट दवा लेते हुए डेफिनेटली अपना जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। और इसमें आगे के लिए जो मेन 3-4 बातों का ध्यान रखना है कि आगे जा कर के कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, बार बार स्टेंट बंद नहीं हो, या फिर जहाँ पे ब्लॉकेज नहीं थे वहाँ पे नया ब्लॉकेज ना आए। तो उसके लिए है कि जो ब्लड थिनर है या कोलेस्ट्रॉल का दवा है वो सब है कि लाइफ लॉन्ग लेना है। बहुत लोग ये करते हैं कि अब तो ठीक लग रहा है दवा छोड़ दिए, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। और जो बाकी चीज़ों हैं, जैसे अगर किसी पेशेंट्स का शुगर है तो उसको कंट्रोल करना है, घर में ग्लूकोमीटर लेकर के चेक करना है कि फास्टिंग 130 से कम होना चाहिए, खाने के बाद वाला 180 से कम होना चाहिए, और बीच बीच में जो है HbA1c जो टेस्ट है वो डेफिनेटली 7% से कम रखना है। उसी तरह कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट है, एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स उसको करते रहना है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा तभी जा करके ब्लॉकेजेस दोबारा नहीं आएंगे। उससे अगला फिर जो रिस्क फैक्टर्स है स्मोकिंग का, और ये भी है हम लोग तो काउंसिल करते हैं कि स्मोकिंग बंद करना है जो भी ले रहे हैं। कुछ दिन पेशेंट्स नहीं लेते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, अगर उसको ठीक लगता है फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर्स है जो कि मेजर दोबारा ब्लॉकेज लाते हैं। और चौथा जो है कि खान पान में ध्यान रखना, ऑब्वियसली मोटापा नहीं बढ़ने देना है। खान पान में मीठा चीज़ें कम लेना है, बहुत ही ज़्यादा तेल वाला चीज़ जो है उसको नहीं लेना है। बट इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं करना है, बहुत बार लोग सिर्फ उबला हुआ खाना खाने लगते हैं, तो उसमें है कि प्रोटीन्स नहीं जाएगा, उसको ऑब्वियसली खाने का इच्छा नहीं होगा। तो उतना भी स्ट्रिक्ट होने का नहीं है, घर का जो बन रहा है वो खा सकते हैं, बस कम मात्रा में लेना है, सब चीज़ लेना है। बहुत ही सार्थक बातचीत अभी तक आप सभी से हुई है, लेकिन वो तमाम हमारे दर्शक जो इस वक्त दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो देख रहे हैं, उनके लिए चलते चलते क्या संदेश आप देना चाहेंगे? डॉक्टर रोहित कुमार, आपसे शुरू करेंगे। क्या मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आपका होगा? ये देखिए, सबसे ज़रूरी बात है हार्ट अटैक के सिम्टम्स को पहचानना या हार्ट से जुड़ी सिम्टम्स को पहचानना। एक मोटे तौर पे हम लोग यही कहते हैं, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं यही कहता हूँ कि पेट के ऊपरी भाग से लेकर जबड़े तक और दोनों हाथ इंक्लूडेड, अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे चेस्ट में पेन या गैस जैसा लगना या सांस की तकलीफ़ या बेचैनी, अगर इस टाइप की कोई भी सिम्टम्स आ रही है आपको, तो ये हार्ट का बिल्कुल हो सकता है। ऐसे में इसको मामूली गैस समझ के बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, पास के हॉस्पिटल में या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर ज़रूर जांच कराएं। आमतौर पर वैसे केस में कार्डियोलॉजिस्ट आपको ECG, इको अथवा TMT या एक ब्लड टेस्ट ट्रोपोनिन T के नाम से बोल सकते हैं, वो बिल्कुल कराएं। और उसके आधार पे अगर हार्ट की बीमारी पकड़ में आती है तो उससे संबंधित ट्रीटमेंट, चाहे वो एंजियोग्राफी के रूप में हो चाहे दवाइयों के रूप में, वो बिल्कुल कराएं। क्योंकि हार्ट के मामलों में बहुत ही ज़रूरी है बीमारी को सही समय पर पहचानना, और इसमें आई कोई भी डिले कई बार बहुत बड़ी क्षति पहुँचा सकती है।
बिल्कुल, तो जो सिम्पटम्स हैं, जो लक्षण हैं, उन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जो लक्षण डॉक्टर ने बताए हैं, अगर वो लक्षण आपको है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साकेत कुमार, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम दर्शकों के लिए? मेरा ये मैसेज है, प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको लाइफ स्टाइल अपना ठीक रखना है। डाइट जो हमारा देखें, हम झारखंड और बिहार के डाइटरी पैटर्न में हम लोग कार्ब्स रिच बहुत ज़्यादा डाइट्स लेते हैं, प्रोटीन कम है, फाइबर्स कम है। तो एक हेल्दी डाइट पैटर्न को अपनाना बहुत ज़रूरी है। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज वॉकिंग। आप मॉर्निंग में एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स वॉक करें। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम की कमी है, आप सिंपली 15-15 मिनट्स के 3 सेशंस में वॉक कर लें। बहुत सिंपल है, आप डिनर के बाद कर सकते हैं, लंच के बाद ऑफिस में कर सकते हैं। तो 15 मिनट के 3 सेशन में वॉक कर लें। शुगर और बीपी की मॉनिटरिंग आप लोग रेगुलर करें। कोलेस्ट्रॉल एटलीस्ट 1 साल में 1 बार आप कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर कराएं। और टीएमटी, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी, अगर आपका एज 40-45 से अगर ऊपर है तो एटलीस्ट 1 ईयर में इकोकार्डियोग्राफी और जो टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट होता है, तो उससे आप डिजीज़ को अर्ली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और रिस्क को आप अर्ली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिससे कि हम लोग जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है जल्दी लिया जा सकेगा और लॉन्ग टर्म जो भी फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस है उसको कम किया जा सकेगा। बिल्कुल, तो हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी होगी, हमारा डाइट हेल्दी होगा तो हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा। डॉक्टर मुनेश्वर कुमार, क्या संदेश होगा हमारे तमाम दर्शकों के लिए आपका? ये संदेश देना चाहता हूँ रिगार्डिंग जब खासकर हार्ट अटैक आ गया हो तो उसमें इमीडिएटली कोशिश करना है कि एस्पिरिन टैबलेट अगर 75 mg का मिल रहा है तो उसको 300 mg लेना है। और बहुत ज़्यादा खुद को रश नहीं करना, उससे है कि धड़कन बढ़ेगा, फिर हार्ट में लोड पड़ेगा। किसी को हेल्प के लिए बुलाना है या एम्बुलेंस अवेलेबल है तो उसमें ट्रेवल करके नियर बाय हॉस्पिटल में इमीडिएटली जाना है। जितना जल्दी जाएंगे उतना ही हार्ट का डैमेज कम होगा। इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रोहित कुमार, आप स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा की, धन्यवाद आपका। डॉक्टर साकेत कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी बातचीत के लिए। डॉक्टर मुनेश्वर कुमार, आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छी बातचीत आप सभी से हुई है। तो दर्शकों, आपने जाना कि किस तरह से हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, कितना जरूरी है कि हम लक्षणों को पहचानें, बचाव करें और अगर फिर भी किसी तरह की दिक्कत है तो तुरंत अस्पताल जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। तो अपने एक लाइफस्टाइल को हेल्दी बना के रखिए, खान पान को हेल्दी रखिए, अपने हार्ट को हेल्दी रखिए और जुड़े रहिए हमेशा हमारे साथ। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के इस पेज को फेसबुक पर जरूर आप लॉग इन करें, बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी अवेलेबल है। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ और बातें हम करेंगे दिल की, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में नए डॉक्टर्स के पैनल के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।